हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल कंडक्शन के बारे में। इससे पहले हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी किया था, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, एरियल एक्सपेंशन, उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में हमने सीखा। साथ ही साथ टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बहुत डिटेल में हमने अच्छे से सीखा कि कौन कौन से टेम्परेचर स्केल्स हैं। और आज हम जिन टॉपिक्स को मेनली डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक तो हम थर्मल कंडक्शन सीखेंगे और साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट के बारे में भी डिटेल में सीखेंगे। तो चलो, सबसे पहले तो मैं हीट के बारे में जब हम बात करते हैं, हीट एक्चुअल में क्या होती है। हीट बेसिकली सेंसेशन टू द वार्मथ है। हमने कहा हीट क्या है, सेंसेशन टू द वार्मथ। और हीट का ट्रांसफर जो है एक बॉडी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे होता है, इसको पहले भी पढ़ लिया था हमने, एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहां से मैंने कुछ हीट दी, लेट्स सपोज यहाँ का टेम्परेचर T2 है और यहाँ है टेम्परेचर T1। सो T2 से T1 तक हीट ट्रांसफर होगी इस एंड से इस एंड तक। तो तीन मेथड से हीट ट्रांसफर होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें आता सबसे पहले हम कंडक्शन, सबसे पहले कंडक्शन, उसके बाद आता है कन्वेक्शन, और थर्ड वन है रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है। ये तीन तरीके से हम एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन क्या है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें कुछ ईंट है जो हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचानी है। वहां तक पहुंचाने के तीन तरीके हो सकते हैं। नंबर एक मेथड ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे लाइन में खड़े हो जाएं, स्टीयर से होते हुए अल्टीमेटली लास्ट टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक। अब क्या है कि एक बंदे ने ईंट उठाई और वो नेक्स्ट को देता है, वो नेक्स्ट को देता है, वो नेक्स्ट को देता है। इस तरीके से ईंट जो है लास्ट टॉप बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। अब यहाँ ईंट जो है वो हीट का काम कर रही है, और जो बीच में जो पर्सन खड़े हैं वो एक किस्म से हम ये मान सकते हैं एटम है किसी बॉडी के अंदर। तो वो हीट को गेन करके नेक्स्ट एटम को, उसने नेक्स्ट एटम को, उसने नेक्स्ट एटम से, इस तरीके से लास्ट एटम तक या लास्ट एंड तक जो है हीट हमने ट्रांसफर की। इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड में आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्सन खुद ईंट उठा करके लास्ट टॉप फ्लोर तक जो है जाकर के रख के आए, या बिल्डिंग के टॉप तक रख के आए, ठीक है। इस मेथड को हम बोलेंगे कन्वेक्शन मेथड। जैसे कि वाटर वगैरह हम बॉयल करते हैं, किसी कंटेनर में डाल के हीट डाल रहे हैं, नीचे से मॉलिक्यूल हीट लेकर के ऊपर आते जाएंगे, हीट रिलीज करेंगे, फिर मॉलिक्यूल नीचे आएगा ठंडा होने के बाद। तो इस मेथड को हम बोलेंगे कन्वेक्शन मेथड। और तीसरा मेथड है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में सिंपली ये समझ लो कि ईंट को हमें डायरेक्ट जो है टॉप फ्लोर पे थ्रो करना है, तो वो रेडिएशन मेथड में आ जाएगा। सबसे फास्टेस्ट जो मेथड है हीट ट्रांसफर करने का वो रेडिएशन ही मेथड है, यानी रेडिएशन से ही हीट का ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है। जैसे कि इसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। बाकी दोनों केसेस के अंदर, कंडक्शन और कन्वेक्शन में, हीट का ट्रांसफर स्लो रेट से होता है। और जो कंडक्शन मेथड है वो खास करके सॉलिड्स में, मेटल्स में हम मेजर करते हैं, या कंडक्शन मेथड जो है सॉलिड्स में इंपॉर्टेंट है। और कन्वेक्शन मेथड फ्लूइड के अंदर यानी लिक्विड और गैसेस के अंदर एप्लीकेबल है। रेडिएशन जब बात आती है तो इनको कोई इंटरवेनिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हीट ट्रांसफर करने के लिए, बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफर हो सकती है, और सबसे फास्टेस्ट मेथड भी है। तो ये है एक्चुअल में हीट ट्रांसफर करने के मेथड। इसमें देखो कंडक्शन मेथड में और कन्वेक्शन मेथड में मीडियम इंपॉर्टेंट है, मीडियम से होते हुए जाएंगे पार्टिकल्स। तो ये तीन मेथड है हीट ट्रांसफर करने के। और हीट कितना ज्यादा ट्रांसफर होगी, जो हीट का ट्रांसफर रेट है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इस चीज पे डिपेंड करता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस
प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने रिप्लेस करके लास्ट के लेक्चर में शायद पढ़ा हो हमने, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए डेल्टा टी। इसको हम बोलते हैं हीट करंट या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, या इसी को सिंपल हीट करंट के नाम से भी जाना जाता है, हीट करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। एच से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है जेई मेंस के लिए वो टॉपिक हटा दिया गया है। उसके हटाने से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस और ज्यादा है। तो देखिए यहाँ हीट करंट जो है मैंने ये लिखा, और स्ट्रिक्टली इट कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा टी ओवर आर। तो ये हीट करंट का एक फॉर्मूला हमने बना दिया। यहाँ पे आर जो है वो क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। आर यहाँ पे क्या है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है L अपॉन के इंटू ए। ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, ये थर्मल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट का ट्रांसफर रेट उतना ही कम होगा। और ये जो कांस्टेंट है के जिसको हमने लिखा, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहती है, यूनिट बता देते हैं। इसकी यूनिट है वाट पर मीटर पर डिग्री केल्विन कह सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट है। या इसकी दूसरी यूनिट आप लिखो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री केल्विन, या पर डिग्री सेल्सियस में भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। मेनली किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। मेटल्स में हम अगर बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी जैसे हम कहें कि कॉपर है, ठीक है, इसके अलावा ये एल्यूमिनियम है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी मोस्टली मेटल्स में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इनके कॉपर के अलावा, कॉपर हो गया, या इसके अलावा आप सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस जो है तेजी से हीट गेन करेगा और तेजी से ही हीट रिलीज करेगा। ठीक है, इसीलिए हम इनको कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी उस मटेरियल की जिसकी ज्यादा होगी उसी को हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहां पे थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही अच्छा होगा, किस चीज के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। क्योंकि हमारा पर्पस जो है कंटेनर के अंदर जो मटेरियल होगा उसको हीट अप करना है, न कि कंटेनर को। ठीक है, तो वो इतना तेजी से, जितना तेजी से कंटेनर हीट गेन करेगा उतना ही तेजी से रिलीज भी करेगा। ये थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी ही के चलते और भी बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस है, उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्दी के दिनों में, विंटर सीजन के अंदर हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। उनके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उनमें एयर ट्रैप हो जाती है, और जितनी ज्यादा एयर ट्रैप होगी, एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट बॉडी के अंदर से एयर में तो आ गई लेकिन वो आगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर नहीं करेगी। हीट आगे ट्रांसफर अगर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर बिल्कुल हमारी बॉडी के टेम्परेचर के जैसा होगा, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर। वैसे ही जो न्यू किल्ट है, यानी कह सकते हैं कि जो नया कंबल होगा वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रैप्स हैं, बहुत छोटे छोटे रोए बने होंगे, और जितना पुराना होता चला जाएगा उसमें हमें जो है उतनी ही ज्यादा ठंड लगती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें एयर
गैप्स जो है कम हो जाते हैं। तो ये चीज है। इग्लू बनाते हैं, बर्फ के घर जिसको हम बोलते हैं। एक घर बनाने के बाद उसके चारों तरफ बर्फ की एक और दीवार खड़ी कर देते हैं। उसका मेन पर्पज भी यही होता है ताकि एयर जो है ट्रैप करके रखे उस दोनों बर्फ की दीवारों के बीच में, और वो एयर मूवमेंट ना करे, ठीक है, सो दैट की टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन जगह पे अपने को, जैसे मान लो कई बार ऐसा रजाई में हम बैठते हैं, किसी कंबल के अंदर हम बैठते हैं, तो डेफिनेटली अपन थोड़ी देर के बाद में टेम्परेचर अपने को लगता है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो उसका कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज में हम लेते होते हैं। ठीक है, या फिर जहां जिस तरीके की प्रॉपर्टी हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो अभी आपको बताया उसी चीज पे बात करते हैं, वापिस आते हैं उसी पॉइंट के ऊपर। हीट करंट मैंने लिखा था डेल्टा टी अपॉन आर, ये बिल्कुल एनालॉगस है हमारे ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ में हमने करंट स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ वोल्टेज और यहाँ रेजिस्टेंस। तो यहाँ आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह या टेम्परेचर डिफरेंस यूज हो रहा है। ठीक है, वहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था तो यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस है। यहाँ H जो है हीट करंट है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट है। तो इनके साथ में आप कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस एक और है, जैसे हम एक सीरीज में अगर कोई कंडक्टर्स दे रखे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के साथ में मैंने दूसरा कंडक्टर और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कंडक्टर और कनेक्ट कर दिया। इनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लेट्स सपोज इसकी K1 है, इसकी K2 है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A2 है, लेंथ इसकी L1 और इसकी L2। अब बेसिकली इस केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस है यहाँ और यहाँ के बीच में, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा बेटा। ठीक है, जितने भी जोड़ोगे उतने ऐड होते चले जाएंगे, और ये भी किसके बराबर होगा, R का वैल्यू जो है L1 ओवर K1 A1 प्लस L2 ओवर K2 A2, ये हम लिख सकते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आ जाएगा निकल के यहां से। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब इसमें अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना पड़ जाए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम बोल रहे हैं, वो कैलकुलेट करना पड़ जाए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे सीरीज में, ध्यान रहे जब सीरीज में लगे हैं तो अपने को के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। किस तरीके से, 1/K1 प्लस 1/K2, जितने भी जुड़े होंगे उनको इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी जो है आप कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दो के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर टू मेटल्स के लिए, तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा निकल के K1 प्लस K1 K2 ओवर K1 प्लस K2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ये चीज है। और इसी तरीके से जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होगा ठीक है, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं ले लेते हैं भाई, एक कंडक्टर हमारे पास में ये है। ठीक है, एक कंडक्टर और हमने यहाँ अटैच कर दिया। इस तरीके से पैरेलल में आपने और भी कंडक्टर ऐसे ऐड कर दिए। लेंथ मान लो सेम है, हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से
इनकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2 और इसकी हमने मान लिया Kn है। लेंथ सबकी A L मान लेते हैं, या L1 L2 अलग अलग मान सकते हो। तो इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस जो है अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 से सोल्व करेंगे। सो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे यहाँ K1 A1 ओवर L1 प्लस K2 A2 ओवर L2 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ध्यान रहे साथ ही साथ जो K इक्विवेलेंट निकल के आएगा, इस बार K इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट ऐड करोगे जितने भी लगे हुए हैं, K1 K2 एंड सो ऑन, इस तरीके से K इक्विवेलेंट भी इनका आ जाएगा। ठीक है, सारी बात समझ आ रही होगी। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अपने को रूल फॉलो करनी है इस तरीके से। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, जब हमने दो कंडक्टर्स की बात की, जैसे मान लो एक कंडक्टर मेरे पास में ये है, एक और कंडक्टर हम ले लेते हैं, इसके साथ अटैच कर दिया मैंने, लेट्स सपोज ये एक और कंडक्टर है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें A2 गिवन है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसकी K2, सीरीज में मान लो ये दो कनेक्टेड है। अब हमें मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर अपने को दे रखा है, लेट्स सपोज ये T1 है और इस पॉइंट का टेम्परेचर है T2, और ये जंक्शन का टेम्परेचर अपने से पूछता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसका हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इस पे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे लगाना है। सबसे मेन चीज है हीट करंट थ्रू आउट सीरीज में क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब H जो है वो क्या रहता है, रिमेन सेम इन सीरीज, सीरीज में सेम रहेगा। तो अब आपको H सेम है तो इसके लिए H की वैल्यू कितनी थी, तो आप लिखोगे K1 A1 इंटू यहाँ का टेम्परेचर T1, T ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगा, इधर T1 से टेम्परेचर, इधर से T1 से T2 की तरफ हीट फ्लो हो रही है, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T ओवर L1 इज इक्वल्स टू K2 A2, और यहाँ टेम्परेचर इसका ज्यादा है T का, तो T माइनस T2 ओवर हम लिखेंगे L2। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, T की वैल्यू आ जाएगी जो अननोन है। हो सकता है उसने सिर्फ आपको इजी करने के लिए लेंथ जो है L2 दे रखा होगा, ट्वाइस दी L1 है, या K2 की वैल्यू भी इसी फॉर्म में दे रखा हो, एरिया सेम दे रखा है या नहीं भी दे रखा, तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट करंट जो है सीरीज के अंदर हमेशा सेम रहता है, तो इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। ऐसे में अगर मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन भी जैसे PYQ में देखा गया है, इस टाइप की कोई शेप बना रखी है, वाई शेप, ठीक है, और इसकी लेंथ लेट्स सपोज L1 है, इसकी L2 है और इसकी लेंथ L3 हमें दे रखी है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 और यहाँ T3, और जंक्शन, ये जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा ये आपसे पूछता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है और इसकी K3 है, एरिया इनका सबका सेम है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या लॉजिक लगाना है, जंक्शन जो है हीट ट्रांसफर जो करेगा, जितनी हीट उसके पास आ रही है उतनी ही आगे ट्रांसफर करेगा, सीधी सी बात है। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि इस जगह का जो भी टेम्परेचर है, वेदर की हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है या इधर से इधर, हमें नहीं पता, बट मैं इसके लिए एक चीज लिख सकता हूं, वो ये कि थर्मल कंडक्टिविटी K1 A1 इंटू T माइनस T1 ओवर L1, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे एरिया सेम है तो सेम रख लेंगे, इसको प्लस किया मैंने नेक्स्ट वाले के साथ, यानी K2 A2 और टेम्परेचर यहां T माइनस इसके माइनस T2 अपॉन यहां लिखा मैंने L2। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा हमारा K3 A3 और यहां टेम्परेचर T माइनस T3 ओवर लिखेंगे हम L3
तो इसको सोल्व करके भी अपना जो चीज अननोन है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, जो चीज अननोन है वो इससे आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, टी जो अननोन जंक्शन का टेम्परेचर अपने को कैलकुलेट करना है वो यहां से कैलकुलेट, सॉरी प्लस, एक मिनट गलती हो गई थोड़ी सी, सॉरी। यहां पे हम प्लस लेंगे, यहां पे हम प्लस लेंगे और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो पुट किया जाएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। हो सकता है इनमें से ये माइनस आ जाए, या इनमें से कोई माइनस भी आ सकता है, क्योंकि आपने t माइनस T1 या t माइनस T2 लिया है, तो कुछ प्लस आएगा तो माइनस भी आएगा, उतना ही जितना प्लस की वैल्यू मिलेगी उतना ही माइनस की वैल्यू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो अब हम यहां तक जो चीज पढ़ चुके हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, एक टॉपिक बीच में रह गया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। डेंसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता होगा। मान लो कोई बॉडी है, जब हमने देखा कि उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, और हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन में देखा था कि उसका न्यू वॉल्यूम जो है, न्यू वॉल्यूम v डैश इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t, ये हमने स्टडी किया था। ठीक है, ये नया वॉल्यूम है। गामा यहां पे क्या था, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन था ये। ठीक है, अब हमें डेंसिटी पे इफेक्ट देखना है। प्रीवियस डेंसिटी जो भी थी वो मान लो रो है, विच इज इक्वल्स टू m बाई v। ठीक है, इनिशियल, फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल डेंसिटी एट T2 टेम्परेचर कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू रो डैश विच इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे मास तो वही रहेगा, नया वॉल्यूम आ जाएगा बस, और रो डैश इज इक्वल्स टू मास अपॉन जो वॉल्यूम आया है वो v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t, ये लिख सकते हैं। ठीक है, m अपॉन v को अभी आपने लिखा भी है, क्या, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा t, ये लिख सकते हो। वैसे तो ये भी सही है, और इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर इस पे अप्लाई करें तो ये आ जाएगा रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। माइनस क्यों आया है, जब इसको टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 जाएगी, और बाइनोमियली जब एक्सपेंड करेंगे तो -1 को यहां मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप टिप्स पे रखोगे तो आपके क्वेश्चंस थोड़े आसान हो जाएंगे लगने, जिनमें मैंने लिखा है सबसे पहले, टू रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हमने यूज किया था। अब अगर मेरे पास में दो रोड हैं जिनकी लेंथ L1 और उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 गिवन है, इसकी लेंथ L2 है, तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमने अल्फा 2 ले रखा है। तो ऐसे में इक्विवेलेंट अल्फा कितना आएगा, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो L1 इंटू अल्फा 1 प्लस L2 इंटू अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, डायरेक्ट लगाइए, आपका इक्विवेलेंट लीनियर एक्सपेंशन आ जाएगा। बायोमेट्रिक स्ट्रिप हमने पढ़ा था, याद भी होगा। बायोमेट्रिक स्ट्रिप मतलब दो स्ट्रिप जो है हमने मेटल की यूज कर रखी है जिनका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग है। अब वो क्या करेगी, जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे फ्रॉम T1 टू T2 तक, हम उसको जैसे ही टेम्परेचर को राइज करेंगे तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है पहले लीनियर थी, अब वो थोड़ा सा क्या है, कर्व में हो जाती है। एक पर्टिकुलर रेडियस का कर्व बनता है, उसकी
इफेक्टिव रेडियस कितनी होगी या मीन रेडियस कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर टी थिकनेस की, दोनों मेटल टी थिकनेस की हमने ले रखी है, उनकी इफेक्टिव रेडियस जो है आर, जो लिख सकते हैं टी अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस पहले किस टेम्परेचर पे थी और आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है दोनों मेटल का, जिसका ज्यादा है ज्यादा माइनस कम वाला, ठीक है। तो यहां से इफेक्टिव मीन रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से रिंग रिलेटेड क्वेश्चन सेट करता है जेई मेंस में और नीट में, आपने देखे होंगे, ठीक है। किसी सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर अपने को रिंग टाइट करना है, उस रिंग की टेम्परेचर राइज करते T1 से T2 तक, उसकी रेडियस कितनी राइज होगी, सर्कमफेरेंस में इंक्रीज कितना होगा। इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस कैन बी रिटन एज डेल्टा एल, जो हमने पढ़ा था अल्फा एल डेल्टा टी। अब यहाँ जो एल है, उस एल की जगह क्या आ जाएगा, रिंग की सर्कमफेरेंस, जो कि 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर अल्फा और डेल्टा टी, ये यूज करेंगे। इसमें कोई नया चीज नहीं है, बस लेंथ की जगह पे रिंग का सर्कमफेरेंस हमने यूज कर दिया 2 पाई आर, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर हमने दो लिक्विड ले रखे हैं जिनका मास m1 m2 है, उनकी स्पेसिफिक हीट C1 और C2 है, उनको रिस्पेक्टिवली हम मिक्स कर देते हैं, और उनका स्पेसिफिक हीट कितना होगा, मिक्सचर जो बनेगा उस मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करें। तो उस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक हीट बनेगा, सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले लिक्विड का मास और उसकी स्पेसिफिक हीट प्लस सेकंड लिक्विड का मास और उसका स्पेसिफिक हीट डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस। तो यहां से भी आप मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से एक और चीज है, when two substances of masses m1 m2 are given, दो सब्सटेंस हमने लिए जिनके मास m1 m2 है, उनकी स्पेसिफिक हीट C1 एंड C2 है, और वो T1 T2 टेम्परेचर पे रखे थे। लेकिन अगर हमने उनको मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो इक्विवेलेंट मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर कितना होगा, दैट टेम्परेचर कैन बी रिटन एज m1 C1 T1 प्लस m2 C2 T2 अपॉन m1 C1 प्लस m2 C2, डायरेक्ट लगा दीजिए, टेम्परेचर आ जाएगा, मिक्सर का कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी जो मैंने ये जो मेथड बताया है, इसी के लिए एक न्यूमेरिकल है, इलस्ट्रेशन दे रखा है, n नंबर ऑफ लिक्विड्स हैं हमारे पास में, जिसमें मास m, 2m, नेक्स्ट लिक्विड का 3m एंड सो ऑन, इस तरीके से हैविंग स्पेसिफिक हीट C, 2C, 3C, 4C एंड सो ऑन, और उनको टेम्परेचर T, 2T, 3T और एंड सो ऑन आर मिक्स टुगेदर, उनको मिक्स कर दिया हमने। द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, मिक्सचर का रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा। तो भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने क्या चीज गिवन है, उसको इसके हिसाब से देखते हैं। मासेस देखो उसने क्या दे रखा है, इस सीक्वेंस में दे रखा है, उनकी स्पेसिफिक हीट है वो भी इस तरीके से है, C, 2C, 3C, 4C, और उनका टेम्परेचर जो है उसने दे रखा है T, 2T, 3T एंड सो ऑन, इंक्रीज होता जा रहा है ऐसे ही। तो अगर इन लिक्विड को मिक्सअप करेंगे तो न्यू टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो, T इक्वल्स टू अभी बताया है m1 C1 T1 प्लस m2 C2 T2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, अपॉन लिखेंगे m1 C1 प्लस m2 C2 प्लस mn एंड सो ऑन, मतलब जितने तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा मैथ्स जरूर है। सबसे पहले है हमारे पास में m, c और t, नेक्स्ट में है 2m, 2c, 2t, नेक्स्ट क्रम में आ जाएगा 3m, 3c, 3t एंड सो ऑन, अपॉन यहां पे क्या है m c, m इंटू 2c, m इंटू 3c एंड सो ऑन। तो बेटा देखिए, अब यहां से आपको साफ साफ जो चीज समझ आ रही है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। इन सब में एम सी टी कॉमन आ रहा है, इसमें से एम सी कॉमन आ रहा है। मैंने एज यूजुअल जो हमारा मैथ्स है वो अप्लाई किया है और कुछ नहीं। एम सी टी कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1
देखो यहाँ पे रह गया 1, और यहाँ देखिए 2 2 और 2 मल्टीप्लाई में है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, सीक्वेंस बनेगा 3 का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और डिवाइड बाय हमारे पास है m इंटू सी, कॉमन आ गया 1, और यहाँ देखो c, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 आ गया। तो इस तरीके से 1 2, एक मिनट, मास के अंदर भी डिफरेंस है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा चेंज है, मास भी सेम नहीं है, मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मास के साथ भी लिखिए। यहाँ है 2m इंटू 2c बेटा, यहाँ पे 3m और इंटू 3c एंड सो ऑन, ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी चेंजेस आ जाएगा, हो सकता है mc जो है हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ mc कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये टर्म बन रही है, ये सीक्वेंस बन रहा है। mc से mc कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और जो बाकी सीक्वेंस आई है उसका सॉल्यूशन आपको पता है, मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, दैट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू t, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, सॉल्यूशन है ये, ठीक है, और इंटू t, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो चुटकी में लग जाएंगे, कुछ भी नहीं है, सीरीज के क्वेश्चन अगर है तो। यस, देखिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट्स के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सबको पता है स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम सब्सटेंस का अपने को टेम्परेचर राइज करना है, तो अपने को हीट कितनी चाहिएगी, दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आप लिख सकते हो, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको स्मॉल c से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और अगर यहाँ पे टर्म ले रखी है मोलर स्पेसिफिक हीट, वो भी समझ लेते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल, ठीक है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कह सकते हो। यानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक मुझे 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर, तो कितनी हीट चाहिए, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। हीट कोई भी हो, हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हीट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, कितना डिफरेंस देना चाह रहे तो स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी ये हीट होता है। तो स्पेसिफिक हीट जो हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास में C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला बन गया। m यहाँ पे 1 ग्राम मास ले सकते हैं, ठीक है, यूनिट ग्राम हम सब्सटेंस लेके चलेंगे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट हो गया। स्पेसिफिक हीट के टाइप 2 तरह के हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन पे भी थोड़ी सी अच्छे से डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। ये सबको पता है कि Cp जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, नंबर 1 बात। नंबर 2, Cp क्यों ज्यादा है, देखो किसी भी गैस को जब हम हीटअप करेंगे, अगर मैंने उसका जो कंटेनर है वो पूरा ऊपर से बंद किया है या फिर मैंने फ्री छोड़ा, उसका वॉल्यूम कितना भी एक्सपेंड कर सकता है, जब मैं हीट दूंगा तो वो उसके टेम्परेचर को राइज करने के साथ साथ एक्सपेंशन में भी हीट लॉस हो रही है। तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं वॉल्यूम को, जब उस केस में हम हीट देंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गैस का इजीली
गेन कर सकते हैं कम हीट पे ही, यानी Cp हमेशा ही ज्यादा होगा Cv से, ठीक है। और कितना ज्यादा होता है ये हमेशा याद रखिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R होता है। और इनकी यूनिट्स वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, देखो, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, या पर केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है, पर केल्विन, ठीक है। या इसको हम यूनिट ये भी ले सकते हैं, कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। वाटर की स्पेसिफिक हीट की अगर बात की जाए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, तो अगर मैं इसको लिखूं 1 होती है, 1 कितना, वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कह दो, या ठीक है पर केल्विन कह दो। अगर आप इसको 1000 लिख रहे हो तो ये बन जाएगा कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और इसी को इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो। ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है अलग अलग यूनिट्स में। तो Cp हो, Cv हो या गैस कांस्टेंट हो, उन तीनों की ही यूनिट ये होती है, ठीक है। तो यहां हम रिलेशंस की बात कर रहे थे, Cp Cv से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, R टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है एक वर्ड, स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं Cp बाय Cv। अच्छा ये ध्यान रखना, Cp बाय Cv जिसको मैंने गामा बोला है, ये गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। ये स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, इसको गामा से रिप्रेजेंट किया। वहां गामा मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिया था, जिसको पर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो सेम नहीं है। और ये ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा याद रखना, ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इसके अलावा गामा कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बेटा, वो है 1 प्लस 2/f। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता है, किसी भी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता है तो इस तरीके से जा सकते हो। f यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी f विच इज इक्वल्स टू 3a माइनस r। एक जनरल फॉर्मूला मैंने इसके लिए बना रखा है, इस फॉर्मूले से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी गैस का, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम मान सकते हो उस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और r क्या है, रिलेशन है। रिलेशन का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, रिलेशन का मतलब है कि अगर एक एटम है तो उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग होगा, सिंगल बॉन्ड है, रिलेशन 1 है। लेकिन नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन N2 होता है, तो N2 को आप लिखोगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन गैस हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब R3 नहीं हो जाएगा, अभी भी R1 ही है, ठीक है। तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन एक ही है, तो यहाँ पे आप यूज करके तुरंत जो है आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, दीज आर सम इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट्स which is generally used to determine the position of molecules and their randomness, ठीक है। उनकी मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस वगैरह और उसकी पोजीशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं। मोनो एटमिक गैस जिसमें सिंगल ही एटम होता है, फॉर एग्जांपल हीलियम गैस हो गया, नियोन हो गया, और इसके अलावा एक्सडेनन हो गया, रेडन हो गया, तो ये इसमें सिंगल मॉलिक्यूल है तो रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। उसकी स्पेसिफिक हीट आप तुरंत निकाल सकते हो, यहाँ पे 3 पुट कीजिए, 1 + 2/3 सोल्व करोगे, जो भी आंसर आ गया 5/3, यानी एक ये मोनोएटमिक गैस की स्पेसिफिक हीट रेशियो हो गया, ठीक है। यहां निकाल के बता देता हूं, जैसे मैंने मोनोएटमिक गैस का निकालना है, मैंने मोनो
दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई मोनोएटॉमिक गैस का? एफ मोनोएटॉमिक का आ गया हमारा 3 इंटू ए माइनस आर लिया था, 3 इंटू 1 और आर 0 है, तो यानी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ये आ गया इक्वल टू 5/3 और गामा मोनोएटॉमिक गैस का कितना आ जाएगा? 1.66 आ जाता है। इसी तरीके से डायटॉमिक गैस की बात करें, डायटॉमिक गैस के लिए 1 + 2 बाई कितना लें? अब डायटॉमिक गैस के लिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डायटॉमिक गैस जैसे H2N2 हमने लिखा था, 3 इंटू 2 तो होगा, रिलेशन भी आएगा 1 1, तो 6 - 1 यानी 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 यानी 7/5 और मे बी रिटन एज 1.5 है ना, हाँ 1.4 आ गया। तो इस तरीके से डायटॉमिक का आ गया। किसी भी गैस का आप जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? Cp ग्रेटर है Cv से, और ये मेयर्स फॉर्मूला Cp - Cv आर स्पेसिफिक हीट रेशियो। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछ ले Cp होगा ही कितना आर की फॉर्म में, तो Cp हमेशा R इंटू गामा, स्पेसिफिक हीट रेशियो अगर आपको पता है तो इतना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको Cv कैलकुलेट करना है तो Cv होगा R/गामा-1, तब ये होगा, ठीक है। ये टिप्स पे रखो, फॉर्मूले बहुत काम के हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे तुरंत चुटकियों में, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखोगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस लगा पाओगे आप। तो CpCv के बारे में पता चल गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, गैसेस की स्पेसिफिक हीट जो है फिक्स नहीं होती। गैसेस की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं होती, मे बी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखा ΔQ/m∆T। तो हम अगर सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको सबको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। T क्या रहता है? कांस्टेंट। और अगर T कांस्टेंट रहेगा तो बेटा डेल्टा T क्या रहेगा? वो तो जीरो हो जाएगा। एंड C जो है रेसिप्रोकल ऑफ डेल्टा T है, इसका मतलब C कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की जब भी जिक्र होगी तो गैसेस को आइसोथर्मली जब भी ट्रीट करेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होगी। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं हमारा सेकंड केस, जिसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है ये सबको पता होना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हीट कांस्टेंट रहती है, यानी डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा? जीरो। स्पेसिफिक हीट जो है इस केस में गैसेस की जीरो रहती है। इसी तरीके से अगर मैंने ये लिखा इफ gases suddenly compressed or expanded, सडनली उसको कंप्रेस किया गया या एक्सपेंड कर दिया गया, सडन प्रोसेस है एकदम से, सडन कंप्रेशन करेंगे, अचानक से कंप्रेस अगर कर देंगे गैस को, तो जो हीट रिलीज होगी कंप्रेशन से वो हीट बाहर जाने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी उसको बाहर नहीं जा पाएगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करेगा, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट इसमें क्या आएगा? डेल्टा टी जो है वो T2 माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल होता है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। इस केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी? पॉजिटिव। सडन कंप्रेशन अगर है तो सडन एक्सपेंशन, सडनली एक्सपेंड अगर करेंगे
तो उस केस में टेम्परेचर जो है डाउन चला जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कम होगा पहले की कंपैरिजन में। इस केस में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट जो गैसेस की है वो फिक्स नहीं है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट, सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट फिक्स रहती है, ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, अगर हम बात करें ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, ये लॉ बोलता है कि सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, वो फिक्स है और वो कितनी है, 3 टाइम्स दी आर, 3 टाइम्स दी आर। गैस कांस्टेंट के 3 के मल्टीपल में होती है सॉलिड की, अप्रोक्सीमेट हम बात कर रहे हैं। ये ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ है। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कहने का मतलब फिक्स रहती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाए टेम्परेचर के साथ में, तो जिस टेम्परेचर पे जाके ये स्पेसिफिक हीट फिक्स हो जाती है, यहाँ स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट हो जाती है जिस टेम्परेचर के ऊपर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं डेबे टेम्परेचर। इसको हम डेबे टेम्परेचर बोलते हैं। डेबेज लॉ भी है एक। डेबेज लॉ क्या है? डेबेज लॉ बोलता है कि जो स्पेसिफिक हीट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, डेबेज लॉ क्या बोलता है कि जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड्स की वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है इनकी भी। तो मैंने अभी तक स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रही है। मोलर स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है, इसको कैपिटल सी से मैंने रिप्रेजेंट किया था। मैंने कहा था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, N इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसी बॉडी का, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और उसका मास कितना है टोटल, ठीक है, इनका रेशियो होता है। सो यहां पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट आएगा उसका फॉर्मूला कैपिटल सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी, ये होता है। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये गिवन मास है, जो भी गैस का गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ा दिए गए होंगे। और आपके स्पेसिफिक हीट के साथ में इसका क्या रिलेशन है, स्पेसिफिक हीट के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये चीज जो है आपको पता है स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करती है, तो आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करती है, इतनी टर्म देखो, ये इतनी टर्म अपनी स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये लिख सकते हैं कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल सी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट उसकी। तो इस तरीके से मोलर स्पेसिफिक हीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज आती है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है, कंप्लीट बॉडी का
अपने को टेम्परेचर राइज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट, सिंपली जितना गिवन मास है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक टर्म और भी होती है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये कैलोरीमेट्री के अंदर अपने को ज्यादातर यूज करनी पड़ती है, मास ऑफ वाटर कितना लिया जाए सो दैट के वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, ये डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इस बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी राइज कर देता है, ये हीट इस बॉडी का डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कर देता है। अब मैं इतना ही टेम्परेचर इसी हीट से राइज करना चाहता हूं वाटर का, ये मेरे पास वाटर है किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस वाटर का मुझे टेम्परेचर इतना ही राइज करना है इसी हीट से, तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगी, दैट इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट, दैट इज नोन एज उस बॉडी का क्या बोला जाएगा, उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, बाकी हमने ओवरऑल ये सारी चीज अच्छे से डिटेल में स्टडी कर ली, स्पेसिफिक हीट है क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया। तो आई होप कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने क्वेश्चंस हैं वो अगर लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, जो आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हो आप, जो भी अपना नीट को अगर फॉलो कर रहे, नीट है या जेई है या फिर बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो आप अपने, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़िए और जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर लगाइए, ताकि आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके। इसी उम्मीद के साथ बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ। आज के लिए इतना ही, अलविदा, जय हिंद।